बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। खेती बाड़ी ही है हमारी पहचान, हम अपनाएं नए नए तकनीक और उपाय। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। एकीकृत खेती प्रणाली पर ध्यान देने की है जरूरत। पशुपालकों को सरकारी अनुदान पर मिलेगी दुधारू मवेशी योजना का लाभ। ओल की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं श्री पद्मा। अब समाचार विस्तार से। बेहतर आजीविका और आर्थिक स्थिरता के लिए एकीकृत खेती प्रणाली पर ध्यान देने की जरूरत है। झारखंड की भूमि मिट्टी झरण की समस्या से ग्रसित है और इसके निदान के लिए सतत टिकाऊ कृषि प्रणाली की आवश्यकता है। एकीकृत कृषि प्रणाली से समाज की मांगों को पूरा करने, मानव स्वास्थ्य और पशु कल्याण को बनाए रखने, पर्यावरण की देखभाल और प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने में मदद मिलती है। पलामू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अनुदान और बैंक ऋण पर कामधेनु डेयरी फार्मिंग अंतर्गत दुधारू मवेशी वितरण की योजना शुरू की जा रही है। इच्छुक पशुपालक 17 मार्च तक निःशुल्क आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर और संबंधित पंचायत के मुखिया और अंचलाधिकारी से सत्यापित कराकर 21 मार्च तक गव्य विकास पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में आवेदन जमा करें। किसान भाई, यदि आप लाह की खेती करना चाहते हैं तो सिमलेता के पौधे ज्यादा लाभदायक हैं। सिमलेता के पौधे पर 1 वर्ष के बाद ही लाह की खेती की जा सकती है, जबकि बैर, कुसुम और पलाश पर 10 वर्षों के बाद ही लाह की खेती कर सकते हैं। किसान भाई, सिमलेता के पौधे कम ऊंचाई के होते हैं। इस पर 1 वर्ष के अंदर ही लाह की खेती हो सकती है। इससे किसान को तुरंत आमदनी मिलनी शुरू हो जाती है। किसान भाई, जैसे बेर, कुसुम एंड पलाश अगर आप इसको लगाते हैं खेतों में तो ये 10 वर्षों के बाद ही आप इस पर लगा सकते हैं। लेकिन हमारी संस्था ने एक सिमलेता एक पौधा है जो बूसी होता है, ज़्यादा हाइट का नहीं होता है, और इसे लगाते हैं तो आप 1 वर्षों के बाद, लगाने के 1 वर्षों के बाद इस पर लाह की खेती कर सकते हैं और तुरंत जो आमदनी आप चाहेंगे तो आप सिमलेता से आप ले सकते हैं। ओल की खेती से अधिकाधिक उत्पादन हासिल करने के लिए 500 ग्राम बीज प्रति गड्ढा या 140 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में गजेंद्र, विधान, कुसुम और श्री पद्मा लगाएं। ओल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। यदि कंपोस्ट और जैविक खाद का व्यवहार किया जाए तो हर प्रकार की मिट्टी में ओल की खेती की जा सकती है। बुआई के समय 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 80 किलोग्राम मिलाएं। साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। किसान भाई, कतारों में बीजों की बुआई और खाद डालने के लिए बिरसा बीज सह खाद ड्रिल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डेसिबल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है फूल गोभी या पत्ता गोभी में पत्ती खाने वाले वयस्क लार्वा कीड़ों के रोकथाम के विषय में। किसान भाई, फूल गोभी या पत्ता गोभी में पत्ती खाने वाले वयस्क लार्वा कीड़े लग गए हों तो उन्हें पौधों से निकालकर इकट्ठा कर लें और खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दें। इसके अलावे इन कीटों के नियंत्रण के लिए जहरीला चारा भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 10 किलोग्राम चावल या गेहूं, 2 किलो गुड़ और मिथोमिल दवा को अच्छी तरह से मिला दें। इस मिश्रण की 250 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से खेत में डालें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जबकि जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। आज हम जानेंगे सुकरों में होने वाले स्वाइन फीवर के लक्षण के बारे में और साथ ही साथ इससे बचने के उपाय के बारे में। आइए विस्तार से जानते हैं। झारखंड साल दर साल सूकर पालन के क्षेत्र में विकास कर रहा है। सूकर पालन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कम लागत में किए जाने वाला व्यवसाय है, लेकिन ये लागत तब बढ़ जाती है जब देखरेख के अभाव में या किसी अन्य कारण से सूकर किसी बीमारी के चपेट में आ जाएं। ऐसी ही एक बीमारी है स्वाइन फीवर, जिससे सूकरों को हर हाल में बचाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे सूकरों में स्वाइन फीवर क्या है और कैसे इससे रोकथाम कर सकते हैं। इस पर कहते हैं सूअरों में होने वाली जो बीमारियां हैं उन सबों में सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारी कहें तो स्वाइन फीवर ही होता है। स्वाइन फीवर एक विषाणु जनित बीमारी है और ये बहुत तीव्र गति से एक बीमार सूअर से दूसरे स्वस्थ सूकरों तक पहुंचता है और इसे केवल अपने एक फार्म तक ही सीमित नहीं रहता है, ये आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत तीव्र गति से फैलता है। क्योंकि इस बीमारी को फैलाने वाले कारक बहुत कई तरह के कारक होते हैं जिसके द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचता है। जैसे हवा से डायरेक्ट ये फैलता है, हवा या खाने पीने के बर्तनों, पीने के ये जो पानी है उन सबों के द्वारा, या फिर जो उस फार्म में काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उन कर्मचारी के द्वारा, उनके शरीर के द्वारा या उनके वस्त्रों के द्वारा भी एक जगह से दूसरे जगह तक इसके विषाणु पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उस फार्म में जो लगे हुए उपकरण होते हैं उन सबों के द्वारा भी, या फिर उस फार्म से निकले हुए जो गाड़ी होते हैं उन सबों के द्वारा भी ये एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचता है। ये सभी उम्र के पशुएं या सभी उम्र के सूकरें इस बीमारी से प्रभावित रहते हैं। फिर भी जो कम उम्र के पशुएं होते हैं या कम उम्र के जो सूकर छौने होते हैं उनमें इसके संक्रमण के बाद उनके मृत्यु दर अधिक हो जाती है। थोड़ा जो अधिक उम्र के जो सूकरें हैं उनमें इस रोग के जो प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ा सा अच्छा रहता है और उनको सहने की सहन शक्ति थोड़ी अधिक होती है, जिसके कारण मृत्यु दर कुछ कम हो सकता है। ये बीमारी जो स्वाइन फीवर बीमारी की हम बात कर रहे थे, ये सभी नस्ल के सूअरों को प्रभावित करता है, परंतु हमारे देश में देखा जाता है कि जो विदेशी संकर नस्ल के सूअरें हैं देसी नस्लों की अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित रहते हैं और उन सबों में भी मृत्यु दर अधिक रहती है। कहने का मतलब है कि जो किसान भाई जो संकर नस्ल के सूअरें पाल रहे हैं उन सबों को देसी नस्ल पाल रहे किसानों की अपेक्षाकृत इस रोग के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है। स्वाइन फीवर नाम से स्पष्ट है कि ये एक तरह का बुखार है। जैसा कि हर बुखार का सबसे पहला लक्षण होता है शरीर के तापमान का बढ़ जाना, तो स्वाइन फीवर का भी प्राथमिक लक्षण है सूकरों के शारीरिक तापमान में 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की बढ़ोतरी। इसके अलावा भी सूकरों के शारीरिक और मानसिक स्थिति में कई अस्वाभाविक बदलाव देखने को मिलते हैं। कि इसके लक्षण जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि शुरुआती समय में अगर इसके लक्षण पकड़ के हम न जानें और चिकित्सा तुरंत शुरू नहीं कराते हैं तो मृत्यु दर धीरे धीरे काफ़ी बढ़ते जाती है, बहुत तेज़ होते जाती है। तो शुरुआती समय में जो संक्रमित सूअरों में है उनमें तापमान, शरीर का जो तापमान है ये काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, यानी कहें तो बुखार इसमें करीब 104 डिग्री 5 डिग्री यहाँ तक कि कभी कभी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी देखा जाता है। इसके कारण सूअर काफ़ी सुस्त रहते हैं, खाने पीने के प्रति इनकी रुचि धीरे धीरे घटते जाती है। जैसे सूअर, अगर आपके बाड़े में कई सूअरें हैं तो देखेंगे कि बाड़े के जो सूअर छौने हैं वो एक साथ में झुंड लगाकर रहने की कोशिश करते हैं, एक के साथ एक सटा हुआ रहने की कोशिश करते हैं। सामान्य तौर पे ये सटा हुआ बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, आसपास में खेलते कूदते रहते हैं, पर इस बीमारी से जो ग्रसित सूकरें हैं वे आपस में झुंड बनाकर एक दूसरे से सटा हुआ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी
जो ये पैखाना के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ कुछ जगहों पे देखा जाता है कि शुरुआती समय में पैखाना काफ़ी कड़ा होता है, पर जस्ट उसके बाद में, तुरंत उसके बाद में पतला पैखाना, बदबूदार पतला पैखाना देखने को मिलती है। जो सुअर, कुछ जो संकर नस्लें, जो सफ़ेद रंग के विशेष करके जो सुअर होते हैं, उन सबों के शरीर में आप जगह जगह पर लाल धब्बे देख सकते हैं, विशेष करके नीचे, पेट के नीचे वाले भाग में या जांघ के पीछे वाले भाग में छोटे छोटे चकते जैसे आप लाल लाल धब्बे देख सकते हैं। ये सफ़ेद रंग का इस कारण हम करेंगे, उन सबों में आप देख सकते हैं दूर से, ये पूरी तरह से क्लियर प्रदर्शित होता है, पर काले रंग के सुअरों में इसको देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर भी आप अगर समय ध्यान लगा के देखें तो जगह जगह आपको ये चकता दिखाई पड़ेगा। कहीं पतला पैखाना के साथ साथ सुअर इस स्थिति में आते आते काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होके मतलब चलने के समय भी काफ़ी लड़खड़ाहट देखा जाता है। कुछ दूर सुअर चलते हैं, फिर लड़खड़ा के गिर जाते हैं। कुछ सुअरों में इसमें गोल घूमने की भी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। जब अंतिम अवस्था में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में सुअर आ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ सुअरों में ये गोल गोल घूमने की भी प्रवृत्ति आने लगती है। तो इन सब लक्षणों को देख के हम समझ जाते हैं कि ये जो हमारे सुअर हैं ये निश्चित तौर पे स्वाइन फीवर से ग्रसित हो रहे हैं। जन्म के 4 से 6 सप्ताह के बाद के सभी आयु के सूकरों को स्वाइन फीवर का टीका दिला सकते हैं। इसके लिए प्रखंड या जिला पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम शुरू में बता चुके कि ये विषाणु जनित बीमारी है, इसी कारण इसके रोकथाम पर विशेष ध्यान देना ही चाहिए, अन्यथा आसपास के क्षेत्रों में भी ये बहुत तीव्र गति से फैलता है। तो इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका होता है टीकाकरण। हम जो 2 महीने या 3 महीने से ऊपर के सभी सूकर छौनों को टीकाकरण करा सकते हैं और ये टीका भी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। इसी का 3 महीना से ऊपर जितने भी सूकर छौने या बड़े होते हैं, हमारे फार्म में जितने भी सूकर हैं, सभी को हमें टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। इसका टीका सरकारी पशु चिकित्सालयों के अलावे जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय है वहाँ पर भी आप इस टीके के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कभी कभी उपलब्ध भी रहता है, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सूकर पालक भाई, यदि आपके किसी सूकर को स्वाइन फीवर हो गया हो तो कई सावधानियों का पालन करके उसे फैलने से रोका जा सकता है। इसके लिए सबसे कारगर तकनीक है रोगी सूकर को स्वस्थ सूकरों से अलग रखकर देख-रेख सहित उपचार करने की उत्तम व्यवस्था करें। साथ साथ जो संक्रमित सूअर हैं उन सूकरों को हमारे अपने ही फार्म में दूसरे सूअरों तक न पहुँचे, इसके लिए भी हमको विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे जो संक्रमित सूअर के बारे में हम खाने पीने की वस्तुओं का या उपकरण का जो देने के लिए जो उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन उपकरणों का इस्तेमाल हम दूसरे पे ना करें, या अगर हमारे पास संभव हो सके तो जो संक्रमित सूअर हैं उन सबों को अपने मुख्य फार्म से थोड़ी दूरी के बने हुए कमरों पे रखें, जिसको आइसोलेशन वार्ड कहते हैं। अगर ये संभव हो पाए तो ये सबसे अच्छा होता है। इसके जो मल मूत्र हैं उन सबों का भी हम दूसरे बाड़े के तरफ से जो ढो के अगर हमको फेंकना हो या दूसरी जगह पहुंचाना हो तो उधर की होते हुए ना जाएं, या जो कर्मचारी उसके पीछे में लगे हुए हैं या हमें घर के ही कोई व्यक्ति उसकी सेवा में, अगर सुअर फार्म की सेवा में लगे हुए हैं, तो आप बाकी जो स्वस्थ सुकरों का बाड़े का साफ सफाई करने के बाद ही अंतिम समय में उस बाड़े पे जाएं, और उस बाड़े का साफ सफाई करने के बाद फिर आप स्वस्थ सुकरों के तरफ न जाएं, तो इस बीमारी को फैलने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावे आप कुछ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव अवश्य करें। उनसे बचाव के लिए आसपास के सुअर बाड़े के अंदर तो ज़रूर ही करें। इसके साथ साथ अभी बाज़ार में बहुत सारे बैक्टीरिसाइडल, वायरिसाइडल, फंगिसाइडल इस तरह के दवा आ चुके हैं, इनका नियमित छिड़काव जरूर करें। दिन में अगर 2 से 3 बार तक भी छिड़काव करें तो ज़्यादा अच्छा हो। सूकर पालक भाई, अब आप सूकरों में होने वाले रोग स्वाइन फीवर के तमाम लक्षण और उससे बचाव के उपाय से परिचित हो चुके हैं। निश्चित रूप से इस जानकारी के सहयोग से आप अपने सूकरों को स्वाइन फीवर से रक्षा करने में सफल होंगे। दलहनी फसल लग चुकी है और अब समय आ गया है उसके कटाई और भंडारण का। तो चलिए हम जानते हैं कि दलहनी फसलों की कटाई हमें कैसे करनी है और कटाई के बाद इसे कैसे सुरक्षित रखना है। समय पर बुआई की गई रबी दलहन की कटाई का समय शुरू हो चुका है। किसान भाइयों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल हजारों लाखों क्विंटल दाल सावधानी की कमी से खेत से लाकर घर में जमा करने तक यूं ही बर्बाद हो जाता है। कटाई से पहले या कटाई के बाद किन कारणों से दाल की बर्बादी होती है, अगर इसकी पूर्ण जानकारी किसान भाइयों को हो तो दलहन की कुल उपज का 15 से 20% हिस्सा बचाया जा सकता है। रबी की जो दलहनी फसलें हैं मुख्यतः चना, मटर और मसूर हैं,
सामान्यतः यह देखा जाता है कि कटाई के पूर्व और कटाई के पश्चात यदि हम उचित रूप से देख रेख ना करें तो हमारी जो दलहनी फसलें हैं उनका लगभग 15 से 20% तक का नुकसान हो जाता है। इसीलिए जो दलहनी फसलें हैं उनका उचित देख रेख बहुत आवश्यक है। तो दलहनी फसलें जैसे कि चना, मटर, मसूर हैं, तो उनके जो कटाई होती है उसमें मुख्य रूप से 2 बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला कि फसल बहुत अधिक ना पकी हो, क्योंकि यदि फसल बहुत अधिक पक जाएगी तो फसल चटकने से जो है हमारी फसलों का नुकसान होगा। जैसे ही फसल पीली पड़े, भूरी हो, उसके दाने पक गए हों, तो वह जो समय होता है एकदम उचित होता है फसल की कटाई के लिए। किसान भाई, आप जिस दिन दलहनी फसल की कटाई करें उसे उसी दिन खलिहान तक पहुंचा दें, या उसके अगले दिन तो उसे जरूर खलिहान पहुंचा ही दें। अभी बीच बीच में बारिश हो रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे बारिश से बचाने और धूप में अच्छी तरह से सुखाने की व्यवस्था करें। और जो दलहनी फसलों की आप कटाई कर रहे हैं उसके लिए जो आप हंसिया अथवा दराती का प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छी किस्म का होना चाहिए, जिससे कि आप कम समय में कम मेहनत लगा के अधिक से अधिक जो है अपना कटाई कर लेंगे। अब दलहनी फसल की कटाई के पश्चात बात आती है कि इसको खलिहान तक ले जाने की। तो जिस दिन आप कटाई करें कोशिश करें उस दिन अथवा उसके दूसरे दिन अवश्य या निश्चित रूप से जो है अपनी फसल को खलिहान तक ले जाएं। खलिहान में ले जाएं और वहाँ पर उसको सुखा कर उसकी मड़ाई करें। प्रयास यह करें कि जो हमारा खलिहान है वो ऊंचे स्थान पर हो और पक्का हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारिश होती है और अगर निचली जगह पर है तो वहाँ पे पानी भर जाता है और फसल ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए फसल का जो है सूखा होना बहुत आवश्यक है। फसल को अच्छी प्रकार से सुखाने के पश्चात ही आप उसका मड़ाई करें। और मड़ाई के लिए जो है आप मल्टी क्रॉप थ्रेसर का यूज कर सकते हैं। ट्रैक्टर के पहियों के माध्यम से आप जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपका मड़ाई हो जाएगा तो फसल को अच्छी प्रकार से साफ कर लें। मड़ाई के बाद निकले दाल के दानों के सुरक्षित भंडारण की तैयारी करें। अनाज को खलिहान से घर लाकर उसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। अगले दिन उसे भंडार गृह में रखें। इससे पहले भंडार गृह की अच्छी तरह से सफाई करें। अब मड़ाई आपका हो गया, आपने अपनी फसल की सफाई कर ली, तो इसके बाद जो है सुरक्षित भंडारण करना अति आवश्यक होता है, जिसके लिए आप जो है अपनी उस फसल को घर पर ले जाकर अच्छी प्रकार से सुखा लें ताकि उसमें नमी कम रहे। और विशेष ध्यान ये रखें कि जिस दिन आप उसको सुखा रहे हैं उस दिन भंडारित ना करें, पहले उसको ठंडा होने दें आप। उसके पश्चात दूसरे दिन जो है उसका आप जो है भंडारण करें। अब भंडारण के लिए बात आती है कि आप कहाँ पर भंडारण करेंगे। तो जो हमारा भंडार गृह होता है उसका साफ़ सुथरा होना बहुत आवश्यक है, उसमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक नहीं हो। तो इसके लिए यदि आप ड्रम में या बिन में भंडारण कर रहे हैं तो उसको अच्छी प्रकार से कीटनाशक के माध्यम से मतलब धुल कर और सुखा कर ही उसमें भंडारित करें। यदि आप बोरे अथवा बोरियों में जो है भंडारण करना चाहते हैं तो उसको लिए प्रयास करें कि जो है नया बोरा हो। और यदि आपके पास नहीं है नया बोरा तो जो है आप पुराने बोरे हैं तो उनको 5% मैलाथियान का जो घोल है उसमें 10 से 15 मिनट तक आप भिगो कर रखें। तत्पश्चात उसको धुलकर धूप में सुखा लें, उसके पश्चात ही उसमें भंडारण करें। अब भंडारण करने के पूर्व यह भी ध्यान देना है कि जो नमी की मात्रा है वो कम से कम हो, या कह सकते हैं हम कि 10% या उससे कम होना चाहिए, तभी हमारा भंडारण सुरक्षित होता है। किसान भाइयों, बदलते मौसम सहित अन्य कारणों से भंडार गृह में नमी और कीटों का प्रकोप ना बढ़े और इसका दुष्प्रभाव भंडारित दाल पर ना पड़े, इसके लिए सतर्क रहें। दाल को जिस बोरे या बर्तन में रखनी हो उसे भंडार गृह की दीवार और फर्श से सटाकर ना रखें। तो अब जैसे भंडार गृह में आपका बोरा है और आप उसमें जो है भंडारित कर रहे हैं तो पहला तो प्रयास करें उसको दीवारों से सटाकर ना रखें, अन्यथा उसमें नमी पहुंचेगी। दूसरा, एकदम ज़मीन पे आप ना रखें सटाकर, क्योंकि उससे भी उसमें नमी पहुंचेगी। तीसरा, उसमें जो है जैसे नीम की पत्ती हो गई आप बोरों के अंदर भर दें तो उसमें कीट नहीं लगेगा। दूसरी बात का ये ध्यान रखना होता है कि यदि आप जो है जहाँ पर पुराने अनाज रखे हैं वहाँ पर नए अनाज का भंडारण करेंगे तो जो पुराने अनाज के कीट हैं वो आसानी से नए अनाज में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए यह ध्यान रखना है कि जो है साफ़ और सुथरा जगह पर ही भंडारण करें। किसान भाइयों, इस तरह से दलहनी फसलों की वैज्ञानिक कटाई और वैज्ञानिक भंडारण करेंगे तो सुरक्षित फसल से ज्यादा लाभ ले सकेंगे। देखा ना किसान भाई बहनों, छोटी सी जानकारी बहुत बड़ी ज्ञान दे जाती है।
अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले फटाफट निकालिए कॉपी और कलम, ताकि आप हमारे पते पे हमें जरूर लिखें कि आज का ये अंक आपको कैसा लगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब हमारे मेहनती किसान भाई बहन हमें इजाजत दीजिए, ताकि अगले अंक में फिर से नई जानकारी के साथ हम आपके साथ यूं ही बातें करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।